आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संगीत के जादूगर मदन मोहन की, जिन्होंने अपनी बेमिसाल धुनों और गजलों से भारतीय सिनेमा को अलग मुकाम तक ले जाने में बेहद योगदान दिया है। साल 1924 में 25 जून की तारीख थी। बगदाद, जो आज इराक में है, एक हिंदू परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा मदन। जहां उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल के रूप में काम कर रहे थे। इनका पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक 5 साल बगदाद में ही बिताए। इराक जब ब्रिटिश राज से आजाद हुआ तो साल 1932 में राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली वापस भारत लौट आए। यहाँ उनका पूरा परिवार अपने घर चकवाल में रहने लगा, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम जिले में है। चुन्नीलाल साहब ने बेशुमार दौलत इकट्ठा की थी और वो इसे किसी अच्छी जगह निवेश करना चाहते थे। इसीलिए व्यवसाय के लिए मुंबई पहुंच गए, जो उस समय भी देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती थी। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री तेजी से उभर रही थी और चुन्नीलाल जी को इसमें अपना पैसा लगाना उचित लगा। उन्होंने तब की सबसे बड़ी फिल्म कंपनियों में बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो में हिस्सेदारी खरीद ली। मदन मोहन की प्रारंभिक शिक्षा पाकिस्तान के झेलम में हुई। स्कूली दिनों में ही उन्होंने करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत सीखने का मन बनाया। हालांकि उन्हें संगीत का कोई औपचारिक प्रशिक्षण कभी नहीं मिला। प्राइमरी स्कूल खत्म करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मदन मोहन मुंबई पहुंचे। वहां उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रमों में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उस समय उनकी उम्र महज 11 साल थी। घर में फिल्मी माहौल था, इसलिए मदन मोहन बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहते थे। लेकिन उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। उनके पिता फिल्मों को एक कारोबार के तौर पर ही देखते थे। मदन मोहन के बचपन के दिनों का एक वाकया भी खूब है। मदन मोहन के पिता मुंबई में मैरीन लाइन्स में रहा करते थे। वहीं बगल की कोठी नरगिस की मां जद्दन बाई की थी। मदन मोहन जब भी मुंबई घूमने आते थे तो उनका संगीत प्रेम उन्हें अपनी ओर खींच लेता था। मदन मोहन पिता के सोने के बाद रोज रात को चुपचाप घर से निकल जाते और पड़ोस की संगीत महफिल में शामिल होते थे। ये संगीत की महफिल पड़ोस में जद्दन बाई के घर लगती थी। मदन मोहन जद्दन बाई की महफिल का लुत्फ उठाकर वापस लौटते थे तो अपने ही घर में चोरों की तरह घुसते थे। वो पिता के डर से पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल होते थे और चुपचाप अपने कमरे में सो जाते थे। ये सिलसिला लंबे समय तक चला, लेकिन कभी भी परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी दौरान उनकी नरगिस से भी गहरी दोस्ती हो गई थी। पिता के कहने पर मदन मोहन साहब ने आर्मी ज्वाइन कर ली। उनकी शुरुआती ट्रेनिंग देहरादून में हुई और कुछ समय के बाद उनकी पोस्टिंग दिल्ली हुई। 2 साल बाद उनका मन सेना की नौकरी में नहीं लगा। पहला मौका मिलते ही वो फौज की नौकरी छोड़कर आ गए संगीत की दुनिया में। साल 1946 में मदन मोहन साहब का चयन ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ केंद्र में हो गया। इन दिनों वो आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिए संगीत तैयार करते थे। यहाँ काम करते हुए न केवल उन्हें संगीत का ज्ञान हुआ, बल्कि संगीत जगत से जुड़े कई संगीतकारों के संपर्क में आए, जिसमें उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान और गजल गायिका बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। गजल गायिका बेगम अख्तर और बरकत अली साहब का उन पर विशेष प्रभाव हुआ। इस दौरान मदन मोहन के मन में संगीतकार बनने की चाह उठी। जब पहली बार उनके पिता ने आकाशवाणी में उनका दिया संगीत सुना तो वो भावुक हो उठे। पिता ने बेटे को संगीत में अपना करियर बनाने की इजाजत दे दी। फिर क्या था, अपने सपनों को नया रूप देने के लिए मदन मोहन लखनऊ से मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद मदन मोहन की मुलाकात एस.डी. बर्मन, श्याम सुंदर और सी. रामचंद्र जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों से हुई और वो बतौर सहायक काम करने लगे। 40 के दशक के अंत में देवेंद्र गोयल फिल्म आंखें बना रहे थे, जो साल 1950 में रिलीज हुई। फिल्म में मदन मोहन को बतौर संगीतकार काम करने का पहला मौका मिला। इस फिल्म का गाना हमसे नैन मिलाना सुपरहिट रहा। हमसे नैन मिलाना, ये बात करके
इस फिल्म की सफलता के चलते मदन मोहन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। आंखें के गाने मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम और मीना कपूर ने गाए थे। हालांकि वो लता मंगेशकर से गवाना चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। दरअसल लता जी ने शुरुआत में सोचा कि मदन मोहन एक अमीर पिता की बिगड़ी हुई संतान हैं और अपना शौक पूरा करने के लिए संगीतकार बनने का स्वांग रच रहे हैं। लेकिन जब वो मदन मोहन जी की शख्सियत से वाकिफ हुई तो उनकी फैन हो गईं। यतीन्द्र नाथ मिश्र की किताब लता सुर गाथा के एक पन्ने में इस कहानी का जिक्र है। दरअसल लता जी ने मदन मोहन के साथ अपने रिश्ते की कहानी सुनाते हुए बताया था कि एक बार मदन मोहन लता के घर पहुंचे। उस दिन रक्षा बंधन था। मदन मोहन इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता नहीं थी। फिर वो लता को घर ले गए और कहा, आज राखी है तो ये लो राखी और मेरी कलाई पर बांधो। मदन मोहन ने लता से कहा कि तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का गीत गाया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाओगी। लता मंगेशकर मदन मोहन की चहेती गायिका थी। वो अपनी हर फिल्म के लिए लता मंगेशकर से ही गाने की गुजारिश किया करते थे। सांवरी सूरत मनु भाई रे पिया, थोड़ी सांवरी सूरत मनु भाई। लता मंगेशकर भी मदन मोहन साहब को गजलों का शहजादा कहकर बुलाती थीं। इसके बाद तो मदन मोहन साहब को एक के बाद एक फिल्में मिलती रहीं। 1950 के दशक की शुरुआत में मदन मोहन ने करीब दर्जन भर फिल्मों में संगीत दिया जो बेहद लोकप्रिय हुए। इनमें से साल 1951 में आई फिल्म अदा और मदहोश, साल 1952 में आई खूबसूरत और आशियाना, 1953 में आई धुन और बागी, साल 1955 में रिलीज हुई रेलवे प्लेटफॉर्म आदि फिल्मों ने उन्हें एक प्रतिष्ठित संगीतकार बना दिया। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। फिर तो वो एक साल में कई फिल्मों में संगीत देने लगे। साल 1956 में मेम साहब, 50-50, पॉकेट मार और भाई भाई, साल 1957 में शेरू, समंदर, गेटवे ऑफ इंडिया, देख कबीरा रोया आदि फिल्मों के गीतों के जरिए वो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए। साल 1958 में चंदन, खजांची, अदालत, जेलर और नाइट क्लब जैसी फिल्मों के संगीत ने धूम मचा दी। इसी साल आई उनकी एक और फिल्म आखिरी दांव में रफी साहब के गाए गीत तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तो आज भी लोगों की जुबान पर कायम है। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे सामने। मदन मोहन साहब 1960 के दशक में राजा मेहदी अली के साथ काम करने लगे। उनके साथ उन्होंने कुछ रोमानी गीतों की रचना की, जिसमें साल 1960 में बहाना, साल 1961 में सेनापति और संजोग के गाने श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। साल 1962 में आई फिल्म अनपढ़, जिसके संगीत ने दुनिया को एक नए सुर से रूबरू कराया। आपकी नजरों ने समझा प्यार के संगीत की दुनिया को मदन मोहन के रूप में गजलों का बेताज बादशाह मिल गया था। ये किस्सा भी खूब है। उसी फिल्म का एक गीत आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे से संगीत सम्राट नौशाद इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने मदन मोहन से इस धुन के बदले अपने संगीत का पूरा खजाना लुटा देने की इच्छा जाहिर कर दी थी।
ऐसा भी माना जाता रहा कि इन्होंने किशोर कुमार से ज्यादा गाने नहीं गवाए हैं, लेकिन साल 1962 में आई फिल्म मनमौजी में किशोर दा का गाया जरूरत है श्रीमती की कलावती की इस गाने ने उस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जरूरत है जरूरत है जरूरत है एक श्रीमती की कलावती की। यूं तो मदन मोहन का संगीत परवान चढ़ रहा था, लेकिन उन्हें कभी भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा नहीं गया। हालांकि इस बात की उन्हें कुछ फिक्र नहीं थी। जब साल 1964 में उनकी फिल्म वो कौन थी आई, इस फिल्म के गाने उस जमाने के हर प्रेमी के दिल के लिए मानो एक ठंडी हवा का झोंका लेकर आए थे। लग जा गले के फिर हंसी रात हो। उस साल मदन मोहन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। साल 1965 में आई हकीकत में मोहम्मद रफी की आवाज से सजा ये गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आज भी श्रोताओं में देशभक्ति के जज्बे को बुलंद कर देता है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में आशा भोसले ने साल 1966 में आई फिल्म मेरा साया के लिए गाया है। इस फिल्म का गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में इस गीत ने उस समय तहलका मचा दिया था, जिसे सुनकर श्रोता आज भी झूम उठते हैं। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका। मदन मोहन का एक संगीतकार के रूप में करियर का ग्राफ हाई हो रहा था, लेकिन इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिल रहा था जिसका सपना उन्होंने देखा था। मदन मोहन साहब अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे। बाद के वर्षों में मदन मोहन साहब ने शराब पीना शुरू कर दिया था। इनसे छुटकारा पाने के लिए उनकी मां ने शीला नाम की एक घरेलू लड़की से शादी करा दी। ये वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री के तीनों त्रिमूर्ति अपना अपना संगीतकार चुन चुकी थीं। राज कपूर के साथ शंकर जयकिशन जुड़ चुके थे, देवानंद के साथ SD बर्मन और दिलीप कुमार नौशाद साहब का दामन नहीं छोड़ना चाहते थे। ऐसे में मदन मोहन साहब ने अपना एक अलग मुकाम बनाया। मदन मोहन, सुरैया और राज कपूर बचपन के दोस्त थे, लेकिन इन्होंने कभी एक साथ काम नहीं किया। दोस्ती तो अच्छी रही, लेकिन मदन मोहन ने राज कपूर के किसी भी फिल्म में संगीत नहीं दिया और न ही सुरैया से गवाया। इन्होंने साल 1950 से 1970 अगले 3 दशकों तक बॉलीवुड में राज किया। 3 दशकों में इन्होंने करीब 85 फिल्मों में अपना संगीत दिया, जिनमें से कई हिट तो कई सुपरहिट रहे। मदन मोहन साहब के पसंदीदा गीतकार की बात करें तो राजा मेहदी अली खान, राजेंद्र कृष्ण और कैफी आजमी का नाम सबसे पहले आता है। मजरूह सुल्तानपुरी ने भी इनके साथ कुछ फिल्मों में काम किया है। कहते हैं साहिर लुधियानवी के साथ काम करने में मदन मोहन सहज महसूस नहीं करते थे और इसीलिए साल 1976 में आई फिल्म लैला मजनू के लिए संगीत देने में उन्होंने देर भी की। हालांकि निर्देशक हरनाम सिंह रवैल के खास अनुरोध पर उन्होंने इस फिल्म के लिए साहिर के लिखे गीतों को संगीत दिया और इसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से। ये किस्सा भी खूब है कि साल 1975 में जब ऋषि कपूर और रंजीता की फिल्म लैला मजनू बन रही थी, तब गायक के रूप में किशोर दा का नाम आया, परंतु मदन मोहन ने साफ कह दिया कि पर्दे पर मजनू की आवाज तो रफी साहब की ही होगी और अपने पसंदीदा गायक मोहम्मद रफी से ही गवाया और लैला मजनू एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई। कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे। महान संगीतकार ओपी नैयर, जिन्होंने अपने पूरे करियर में लता जी से एक भी गीत नहीं गवाया, दोनों की जोड़ी की प्रशंसा किया करते थे। उनका कहना था, मैं नहीं जानता कि लता मंगेशकर मदन मोहन के लिए बनी हुई हैं या मदन मोहन लता मंगेशकर के लिए, लेकिन अब तक न तो मदन मोहन जैसा संगीतकार हुआ और न लता जैसी गायिका। मदन मोहन से आशा भोसले को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि आप अपनी हर फिल्मों के लिए लता दीदी को ही क्यों लिया करते हैं। इस पर मदन मोहन कहा करते थे कि जब तक लता जिंदा है, मेरी फिल्मों के गाने वही गाएगी। वैसे कई फिल्मों में मदन मोहन साहब ने आशा भोसले जी से भी बेहतरीन नगमे गंवाए हैं।
आंखों आंखों में हो गए मस्त इशारे, बातों बातों में दिल वाले दिल हारे। साल 1970 में आई फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1972 में परवाना, साल 1973 में हंसते जख्म मदन मोहन साहब की जीवन की सबसे अनोखी रचना में एक थी। अपने मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं के दिल में खास जगह बना लेने वाले ये सुरीले संगीतकार 14 जुलाई 1975 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। इनके निधन के बाद मौसम और लैला मजनू जैसी फिल्में रिलीज हुईं, जिनके संगीत का जादू आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता है। मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने अपने पिता की बिना इस्तेमाल की हुई धुनें यश चोपड़ा को सुनाई, जिसमें से साल 2004 में आई फिल्म वीर जारा में मदन मोहन के 8 कंपोजिशन का इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म के सारे गाने लता मंगेशकर ने ही गाए हैं और हर बार की तरह भाई बहन की इस जोड़ी ने कालजयी गीतों की रचना कर दी। मदन मोहन की मौत के बाद भी लता मंगेशकर ने वादा निभाया। ये दिलों की दास्तां और फिर चल दी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मदन मोहन साहब के बारे में कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।